और कुछ? हाँ सर, शेयर। और कुछ आदेश मालिक लोग? ठीक है बेटा, हमने आज तक अभी तक जो पढ़ी थी, हम आपको देखो सिंपल समराइज करते हैं आपको चीजों को। मैं आपको चाह रहा हूँ कि सिंपली समराइज कराओ ये चीज को। ये आज लास्ट क्लास होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन के ऊपर। हम चीजों को जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते जाते हैं। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन पढ़ा है यहाँ पे। हम जानते हैं इसका बिल्कुल वैसे ही कुलम्स लॉ की तरह बिल्कुल मैच करता हुआ आता है। और इसी कारण से हमने क्या किया है, बहुत जगह फॉर्मूलाज बिना ड्राइव किए हुए उसी के हेल्प लेके आ गए। कैसे लेके आए हैं तो आपको मैंने बताया था। आपको क्या मैंने बताया था, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है कि वहां पे के को किससे रिप्लेस करते हैं। ये क्या है, कुलम्स कांस्टेंट है। कुलम्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम होता है। एक्चुअली मैं कहूँ तो एप्सिलॉन एम क्यों, क्योंकि मीडिया एप्सिलॉन एम इसलिए क्योंकि कोई मीडियम भी हो सकता है। जब ये मीडियम क्या होता है, आपके पास वैक्यूम होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। ठीक है, दिस इज के। एंड यहां पे इसके पास इसको रिप्लेस क्या करता है, इसका इक्विवेलेंट। दिस इज नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है, माइनस जी होता है। कैपिटल क्यू का इक्विवेलेंट एम, कैपिटल एम हो जाता है। स्मॉल क्यू का स्मॉल एम हो जाता है। तो आप देखो, आप कुलम्स लॉ से बना सकते हो कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑफ, या तो इसके फोर्स अट्रैक्शन वाले हो सकते हैं, रिपल्सन वाले, कुछ भी हो सकते हैं। तो बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा होता है, जैसे कि कुलम्स लॉ में लिखता है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी को हम क्या कर देंगे, ग्रेविटेशन में बना देंगे, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया? ये वैल्यू कॉन्स्ट मैग्नीट्यूड है। ऐसे अगर जब बनाना रहे तो यहां क्या बना देंगे। तो अगर मैं पूछूं किसी पॉइंट पे, अगर एक आपके पास एक पॉइंट चार्ज टेस्ट, पॉइंट सोर्स चार्ज रखा हुआ था कैपिटल क्यू का, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती थी, तो आप बोलते थे सर वी एट पी इज इक्वल टू होता था के क्यू बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ठीक है सर, तो यहां पे अगर ग्रेविटेशन में अगर आपके पास पोटेंशियल पूछा जाएगा, ये एट पी पे, ये इलेक्ट्रिक वाला था, ये ग्रेविटेशन, तो हो जाएगा -Gm/r। इन चीजों का बेनिफिट हमने देख रखा था। ठीक है, ये चीजें देख रखी थी और ये सभी चीजें आ रखी थी। और ये चीजें, ये जी कैसा होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। इन दो, यहाँ पे अगर मैं अब चार्ज को छोड़ के मास पे आ जाता हूँ, ग्रेविटेशन में घुसता हूँ, तो ये कैपिटल एम होगा और ये स्मॉल एम होगा। तो ये इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन जब भी, और ऐसा नहीं है कि सोर्स मास और ये टेस्ट मास का बात करो, कोई भी मास हो, इसको बोल देते हैं M1 हो, और ये दूसरा पॉइंट मास, सेपरेशन के बीच में इनके पूरा पास में अंदर में ये ऑयल में देखा जा रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, अगर इसको मैं ऑयल के जगह वैक्यूम कर दूं, ऑयल के जगह इसको, अभी ऑयल में है, अब इसको चेंज करते हुए वैक्यूम में कर दूं, तब भी ये फोर्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसके जी का जो वैल्यू है, यानी वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते थे वहां पे कूलम्स लॉ में, तो वहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में जो के आता था, वो एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट होता था। इस बार जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं जी, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं, ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे पाई आप बोलोगे, तो वैसे ही आप कैपिटल जी जब लिखा हुआ होगा, तो एक नंबर के बारे में इमेजिन करोगे कि जो नंबर ये होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख रखी थी, और ये फोर्स और कूलम्स लॉ में ये सब कुछ देख रखा था। जल्दी जल्दी फास्टली जाते हैं। ये वाले हमने क्वेश्चंस देख रखे थे कि कैसे कैसे करते हैं, इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो सेम चीज, ये किसके ऊपर क्वेश्चंस बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन बैठा हुआ है कि ये आपके पास क्वेश्चंस का टाइप समझिए, टाइप किसके ऊपर है, तो टाइप है आपका किसके ऊपर,
ये समझिए ऐसा, इसको मैं बोलूं ना तो ऐसा कि किसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसा होगा। फोर्स ऑन दिस, इसको बोलते हैं पार्टिकल वन। तो फोर्स ऑन पार्टिकल वन ड्यू टू द सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। ये लिखेंगे, ये समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम में शिफ्ट हो जाएंगे और ये सारा कुछ ड्रॉ करेंगे। ये सारा कुछ इस पे ड्रॉ करेंगे, F12 को दिखाएंगे और इसका मैग्नीट्यूड का एक तरफ कैलकुलेशन करते जाएंगे और फिर इनका वेक्टर सम डायग्राम के हेल्प से ही सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहां पे ये लगा है, समझ में आया सबको? यस सर। फिर दूसरे क्वेश्चंस में मैंने फील्ड के ऊपर बात कर लिया था, फील्ड के ऊपर देखा था कैसे कैसे निकालते। आपके ऊपर जैसे जैसे हमने वहां पे टेस्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, किसी पॉइंट पी पे मुझे फील्ड निकालना है सर, तो मैं टेस्ट चार्ज को लेके आता था, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था वो बताता था मुझे। इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स, अगर मैग्नीट्यूड ये वेक्टर फॉर्मेट में रखूं तो ये E at P आएगा। तो ये आता था सर, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख रखा था, और सबके लिए अलग अलग सोर्स, जो आपके पास जो जिस प्रकार का सोर्स मास होगा, अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के आपके पास आएंगे। पॉइंट वाला, पॉइंट सोर्स मास। रिंग आएगा जिसका कैपिटल मास, टोटल मास होगा इस रिंग का। डिस्क आएगा जिसका ये मास कैपिटल एम होगा, डिस्क का पूरा मास, ये रिंग का सिर्फ मास कैपिटल एम है, ये डिस्क का, पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है। तीसरा सॉलिड स्फीयर, सॉरी स्फीयर मैं बोलूंगा, सिंपल सा अभी स्फीयर बोलूंगा मैं। इसके केस में आप जानते हो कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा E at any point P। कैसे कैसे निकालते जाओगे, तो -GM/R²। इस केस में आप निकालना जानते हो, इसका फॉर्मूला ये कितना आता था, -GMX और ऐसे कुछ करके आता था, x² + R² की पावर 3/2। और यह क्या होता था, ये कौन से पॉइंट होते थे, ये वाले पॉइंट तो इस सोर्स चार्ज के लिए कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पी पे निकाल सकते। ये वाले पॉइंट कैसे होते, जो एक्सिस पे लाई करते स्ट्रिंग के, उसी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ये डिस्क में भी ऐसे ही बात होती है, इसके अपने फॉर्मूले होते हैं। और स्फीयर के केसेस में आपको क्या मैंने बोला था कि आप ऐसे सोचोगे कि स्फीयर है तो इसको 2 भाग में बांटते हैं, या आपको नहीं भी करना है तो इसको सबसे पहले आप इमेजिन कैसे करोगे कि इसका जो फॉर्मूला होगा हमेशा क्या होगा, E at P। अगर मुझे देखना है तो हमेशा मैं ऐसे याद करूंगी, -GM effective/R², बस ऐसे याद करूंगी। तो ये किसी भी पॉइंट पी पे अगर पूछ रहा है तो ये निकालते थे। कैसे निकालते थे कि आपके पास कोई भी टाइप का सॉलिड हो, SSS वाला, यानी स्फेरिकली सिमेट्रिक सॉलिड, यानी ऐसा कि जिसका डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर बनते जा रहा है, या ऐसा भी हो कि होमोजीनियस सॉलिड हो, या ऐसा भी हो कि शेल हो, कुछ भी हो, सब पे ये लागू करते हैं। बस मुझे एम इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। एम इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पी है और ये जो सेंटर ऑफ दिस, जो जो सोर्स मास है, जो सोर्स मास जो आपके पास स्फीयर दे रखा है उसका सेंटर, और ये पॉइंट पी, इसको एक रेडियस मानते हुए, स्मॉल आर को मानता है ये रेडियस, इसका एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर कितना मास आता है, ट्रैप होता है, उसको बोलेंगे एम इफेक्टिव, और ये फॉर्मूला लगा के निकालते जाएंगे। यहां तक कि कोई किसी को दिक्कत, किसी को यहां तक की दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चंस होते जाएंगे, और ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत डीप वाले के लिए देखा था कि ऐसे ही आते रहते सिंबल फॉर्म में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी फॉलो करेगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मुझे इस पॉइंट पी पे निकालना है, अब हमारे पास सोर्स मास कैसा हुआ, एक नहीं रहा, बहुत सारे सोर्स मास है। तो ये सोर्स मास 1 बोलता है कि मैं इस पॉइंट पी पे अपने कारण एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, और वो ये एरो है। 2 बोलता है कि मैं अपना करूंगा,
3 बोलता है कि मैं अपना करूंगा, 4 बोलता है कि मैं अपना करूंगा। नेचर ने बोला कि तुम सब सुपरपोज कर जाओ, यहाँ ई का रहेगा ई एट पी, ना तुम्हारे कारण ना तुम्हारे कारण, यही हो जाता था। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टेस्ट मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही तो फोर्स बन जाता है, यही फोर्स बन जाता है, यानी फोर्स, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू डिफरेंट सोर्स चार्जेस। तो यहां पे हो जाएगा एफ उस पार्टिकल जो कि पी पे है उस पे फोर्स, ड्यू टू 1 वो पार्टिकल जो पी पे है उस पार्टिकल पे ड्यू टू 2 फोर्स कितना लग रहा है। यही तो, यही वाली बात पीछे वाली में आ गई। समझ में आ गया ये वाले केसेस? रिंग के कारण देख रखे थे, ये रहता था कि ये निकालते थे, ये एक्स कहां से नापते हैं, इसके सेंटर ऑफ दिस रिंग से, और पी जो भी पॉइंट होगा कैसा पॉइंट होगा जो कि एक्सिस ऑफ इस पे निकलेगा, कोई पी पॉइंट यहां नहीं निकालने के लिए देगा आपको, ठीक है। ये निकालते थे। अब देखो यही आता था, यही ऐसा कुछ मैंने लिखा भी था। देखो मैं आर लिखता था तो आर कैप लगाता था, यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स कैप, यानी देखो एक्स कैप क्या होगा, अगर एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर आपने माना है तो एक यूनिट इधर की हो, तो इस एरो, इसको कैसे लिखते हैं, इस एरो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी थी, और ये कॉस थीटा के फॉर्म में भी सब देख रखा था जो भी आया था। ये हमने ये चीज डेटा याद रखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे ई मैक्सिमम होगा, कहाँ पे ई मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने देखा कि ई का केस यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हमने जाते हैं, अरे इसका पूरा वाला फिगर आजा 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 आजा, हाँ ये रहा। यहां पे हमने देखा कि ई एस एक्चुअली में हर पॉइंट पे अगर पॉइंट पी जाता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम, क्योंकि एकदम कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है मुझे वो देखना है। तो ये ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया उससे मुझे मालूम चलता है कि इस पॉइंट पे देखो निगेटिव आ रहा है ई का, इसका अर्थ कि जो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव माना है ना, उसके यहाँ अपोजिट, उस अपोजिट में इधर है। तो इस पॉइंट पी पे एक्चुअली में ये निगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है, ईजी मैक्स वही होगा जो यहाँ पे है, यानी इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ बिल्कुल सेम होगा। देखो सिर्फ क्वाड्रेंट अलग अलग में लाई कर रहा है, द रीजन इज कि यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे पी पे देखेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है, तो ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, इसी के लिए यहाँ पे ऐसे आते हैं, ड्रॉ होते हैं। और मैं देखूंगा कि जैसे जैसे अगर मैं मानता हूं यहाँ पे जा रहा हूँ इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहाँ पे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमारे फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों मैच कर रहा है, तो मैं उस रीजन में जाके देखता हूं, तो जैसे जैसे यहां जा रहा हूं तो पहले फील्ड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे मैक्सिमम हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आर बाई रूट 2। ये आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द रिंग है। यहां पे क्या आता है, ई मैक्स की वैल्यू होती है। और ई मैक्स कैसे निकालेंगे, सब फॉर्मूला तो मैंने रट रखा है ना, ई की एट पी, कोई भी पॉइंट पी जो कि एक्सिस ऑफ द रिंग पे लाई कर रही है वहां पे मैंने निकाल रखा है सर। वेरी वेरी मिस्टेक हो जाता है कहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू पे क्या पुट करूंगा, एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पुट करूंगा, तो ये ई एट पी यानी वो क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं। इस चीज को निकालने के लिए आप कर लेना, बहुत ही गंदा गंदा वर्क होता है इसमें। इसका यही वाली बात है कि ईपी एक फंक्शन मानो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑफकोर्स डीई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो सब निकाला है, वो सब करके देखा है। तो ये डेटा याद रखने के लिए आसान है क्योंकि आप इतना करने जाओगे नहीं। तो x इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है।
ठीक है, तो यही बात को उन लोगों ने लिखा है r/√2 पे, और दोनों पॉइंट पे होगी। बस यहाँ पे क्या होगी, ये देखिए यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो SC वाली आ रही है, तो ये आ रही है, तो बस डायरेक्शन है बस उल्टा है ना भैया, ये जो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है उसके डायरेक्शन के बस अपोजिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज में वही है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक रहती है, इस तरह जो बनती है वो चीजें आ जाती है, और यही सब देख रखा है सर, क्यू के वजह सब रिंग के कारण, अब डिस्क के कारण देखा है, फॉर्मूला याद करने के लिए बोल दिया था मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला नहीं, कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? आपके पास अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस थीटा कैसे निकालते हैं ये वाला, तो कॉस थीटा आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। आपके पास आर दिया हुआ रहेगा, आपके पास एक्स दिया हुआ रहेगा, ये पॉइंट कितना दूर है इसके सेंटर से, एक्स दिया हुआ है, आपके पास रेडियस ऑफ द रिंग दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला लगाना चाहिए आपको शॉर्टकट के लिए, क्योंकि आप इस इतना याद करने से अच्छा है कि वो चीजें याद रखिए, कॉस थीटा है, कॉस थीटा निकालना है मुझे। ठीक है, ये चीजें याद रहेगी, और यही चीजें पूछते रहे। इसके कारण हमने देखा है, ये वाले में सब कुछ देख लिया कि स्फीयर के कारण एक चीज मैंने बांट दी है, क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बस यूज करना है सर। देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म थिन स्फीयर, सर आप इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट पे बोलते हो, तो इस पी पॉइंट से और इस सेंटर के बीच में जो एक इसके बीच में डिस्टेंस है उसको आर है, इस आर का एक स्फीयर बनाना है सर। इस स्फीयर के अंदर कितना मास आ रहा है सर, क्योंकि ये सर आपके पास जो सिस्टम दे रखा है, सोर्स मास जो आपके पास वो कैसा है, यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल है, तो मास तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है सर, सरफेस पे, यहाँ पे थिन ये ऐसा एग्जिस्ट है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर थोड़ी है सर। तो इस जो आपने जो डॉटेड वाला जो स्फीयर बनाया उसके अंदर कोई मास नहीं है, तो एम इफेक्टिव 0 होता है सर, तो इसी के लिए पॉइंट पी पे ये 0 आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये पॉइंट सरफेस ना पहुंचे, सरफेस पे पहुंचा तो क्या आ जाएगा सर, एम इफेक्टिव बाई यानी दिस वन, यानी माइनस जी एम ऑफ दिस पूरा शेल डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहां पे पहुंच गया, बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस पे होगी। और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर, एम इफेक्टिव कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि सर आप अब यहाँ इस पॉइंट पी पे, अगर आपको पी डैश बोलते हो तो यहाँ पे आप डॉट, अगर आपने बोला कि इसको फिर रेडियस मानते हुए, यानी स्मॉल आर को एक रेडियस मानते हुए कि स्फीयर की आपने आपने ड्रॉ किया, और इस स्फीयर के अंदर जितना मास होना चाहिए वो होता है एम इफेक्टिव, इसके अंदर जो मास होगा सर वो मास ऑफ दिस स्फीयर ही तो होगा, अब कोई थोड़ी चेंज होगा। अब यहाँ पे पी डैश से अगर मैं पी डबल डैश पे भी ले जाऊं तब भी मास इफेक्टिव वही रहेगा उसके लिए, इसके लिए भी तो भैया मास इफेक्टिव यही रहेगा ना। ये चीज दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा गंदा लग रहा है? नहीं, पराठे अच्छे कर दो, हाँ अच्छे पतले पतले। ये वाला, अब बताओ इसके अंदर भी वही मास है कि नहीं जो कि रेड वाले डॉटेड के अंदर है कि नहीं? ये रेड वाला जो डॉटेड है बहुत गंदा है, मैं समझ रहा हूँ, रेड वाला जो डॉटेड है उसके अंदर भी यही मास है, ये वाला, ये वाले ग्रीन वाले के अंदर भी यही मास है, पूरा यही वाला, तो उसके लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, इसी के लिए एम जी बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये यहां से यहां तक कैसा होगा, यहां से यहां तक कैपिटल आर ये रहा, इसको यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, थोड़ा जल्दी जल्दी में है, यहाँ कैपिटल आर तक अगर मैं लेता हूं, और ये आर एक्सिस है और ये ई है, ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहेंगे तो फील्ड निगेटिव है सर, आप बोलोगे कि सर निगेटिव है तो ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने अभी तक लिया वो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, फिर कैपिटल आर पे जाते ही आपके पास कितना आ रहा है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पहुंच जा रहा है, या यहाँ पे लिख लीजिए, आप ऊपर भी बना सकते, नीचे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ बना रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बना रहा हूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वैल्यू सीधे अचानक से आ जाएगी जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, क्योंकि मास इफेक्टिव चेंज हो गया, दैट इज ये वाला।
अब यहां से फिर क्या होगा, नीचे की ओर सर फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगते जाएगा, क्योंकि मास इफेक्टिव उसका कांस्टेंट बन जाएगा, सिर्फ आर चेंज होते जाएगा। तो ठीक है, ऐसा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यही वाला काम करते रहेंगे और यही वाला गेम खेलते रहते हैं, और क्या करते हैं। सिर्फ यही सॉलिड में आप काम कीजिएगा, सॉलिड में भी यही आप काम कीजिएगा, ऐसे ही सोचिएगा कि ठीक है सॉलिड वाले में, ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी वही काम है। अरे भैया कितना फास्टली चल जाता है यार। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट क्यू पे फोर्स क्या निकाल रहा है, फोर्स क्यू पे निकालने की कोशिश, क्षमता क्या पूछने की क्षमता कर रहा है। यहाँ पे आपके पास 3-4 स्फीयर है, सोर्स चार्ज आपके पास चेंज हो गया, नंबर ऑफ सोर्स चार्ज अलग अलग हो गए। आपके पास 3 सोर्स चार्ज हैं इस बार, पहले में अभी तक एक सोर्स चार्ज होता था। तो क्यू पे आपको फोर्स निकालना है, कोई पार्टिकल आपके पास एम नॉट का क्यू पे पॉइंट पे रखा हुआ है, तो कैसे निकालोगे। तो सेम प्रिंसिपल भैया, आपको अप्रोच क्या करना है कि सर एम नॉट को भी भूल जाते हैं और फोर्स को भी भूल जाते हैं, क्यू पे इन 3 सोर्स चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, तो सर यही वाला बात लगेगा। और यहाँ पे एक और अच्छी बात होती है, सबके लिए निकालते हैं वन के लिए। अब देखिए यहाँ पे पी के लिए, आपके लिए अगर ड्रॉ करते हैं तो वन के लिए देखते हैं, वन के लिए तो वन का तो पूरा मास इसके अंदर आ गया, वन का पूरा मास इसी के अंदर आ गया, इसी डॉटेड स्फीयर के अंदर आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा के टोटल मास m1 सॉरी माइनस जी m1 बाई इसके बीच में सेपरेशन y स्क्वायर। सेम ऐसे ही चलते जाएगा। ये x के लिए यहाँ पे पॉइंट P पे निकालना है, तो सेम प्रिंसिपल E निकालेंगे और देन m टाइम्स E क्या हो जाएगा, फोर्स का आंसर होगा। तो आपका फोर्स का यहाँ यहाँ आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में सबको आ गया? Yes, sir. और ये निकालते जाते, देखो अब यही सॉलिड वाले में यहाँ पे पॉइंट पी पूछना है। अभी देखो पॉइंट पी बाहर बाहर में, फिर बाहर से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पी यानी ये जो आर है, ये जो आर है इसका रेडियस मानते हुए एक स्फीयर को मैं ड्रॉ करूंगा, एक स्फीयर को ड्रॉ करूंगा, ऐसे जाएगा कुछ स्फीयर। और ये स्फीयर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, इसका भी सेंटर यहीं पे पड़ेगा। इस स्फीयर जो ब्लू लाइन का स्फीयर है उसका भी सेंटर इसी पे ओ पे ही पड़ेगा। तो देखो एक बहुत बड़ा ऐसा बनेगा, स्फीयर बन रहा है, बहुत बड़ा स्फीयर ऐसा जो इसको इनगल्फ किए हुए। अब पी पे मुझे वही वाला फॉर्मूला याद कर रहे हैं सर, आप बोलते रहते हो एक ही बात कि स्फीयर के केस में ई एट एनी पी माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, आर कैप लगा दो। तो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एम आ रहा है, एम ये सॉरी इफेक्टिव आता है। तो एम इफेक्टिव अब मुझे निकालना है, तो ये कैसे निकालूंगा सर, एक्सटीरियर पॉइंट है तो सर एम इफेक्टिव इसके लिए अगर मैं यहाँ पे पी लेता हूँ या यहाँ पे पी डैश ले लूँ या यहाँ पे पी ट्रिपल डैश ले लूँ या यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, इसके लिए एम इफेक्टिव तो सेम ही बना रहेगा ना, क्योंकि मैं जब भी स्फीयर के लिए उस रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ये जब तक ले पॉइंट पी कैसे एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सरफे ये आपके पास स्फीयर के अंदर नहीं लाई कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है। एक्सटर्नल पॉइंट्स होगा उसके लिए एम इफेक्टिव क्या होगा, वो मास ऑफ दिस स्फीयर होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता है, डेंसिटीज वाई दे देता है कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, जबकि इसके हर पॉइंट पे अगर मैं रेडियली मूव करता हूँ, रेडियली ऐसे मूव करता हूँ, तो मुझे हर पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी मिलेगी। तो वो फंक्शन कैसा दिया रहता है कि सम रोहो फंक्शन ऑफ आर दिया रहता है। तब वहां पे एम इफेक्टिव निकालने के लिए मुझे पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। और ये कैसे करता हूं, 4πr² dr से, ये आपके पास एम इफेक्टिव लाती है। लेकिन इस पॉइंट पी, पी डैश, पी डबल डैश, या ये इसको बोल दो पी, जितनी बार मन करे उतनी बार डैश ले लो, कोई भी पॉइंट जब तक ले पी पॉइंट कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट है, सबके लिए एम इफेक्टिव सेम रहेगा, जो ये निकल के आएगा। ठीक है, और सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे भी एम इफेक्टिव, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड दे रखा है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड है तो भैया यहाँ पे ये रोहो आर क्या सकता होता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, वैल्यू रोहो नॉट। तो देखो रोहो नॉट इंटू 4πr² dr का इंटीग्रेशन, अरे सॉरी आर स्क्वायर कैसे बाहर निकाल दिया यार, इंटीग्रेशन ऑफ r² dr,
कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट करेंगे और जहां तक जाना है, जिस रेडियस का मान रखे, 0 से मान के जहां तक जा रहे हैं ये वाला, तो इसको मानते हैं R1 तक पहुंचे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो अगर मास कर रहे हैं ना, तो मास के टर्म्स में यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जा रहे हैं एम इफेक्टिव के लिए। यहां के लिए अगर सरफेस तक जा रहे हैं तो कैपिटल R तक। और ये देखो यही चीज आएगी, रोहो नॉट इंटू 4 पाई, और R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, R³/3। R³/3 कहां से कहां स्टार्ट किया था सर, 0 से कैपिटल R तक। तो ये एक बार रख देंगे 0, एक बार ये ऐसे रख देंगे भैया 4 पाई/3 रोहो नॉट को एक नंबर है, आर्बिट्री नंबर है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंदर में लिख देंगे और 3 बाहर आ गया। हाँ, और यहाँ R³ में एक बार पहले कैपिटल R रखेंगे और फिर दूसरी बार 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई R³ रोहो नॉट। यही तो होता है मास ऑफ दिस वन, ये मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो ये आ जाएगा, तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -gm/R², R वेक्टर, ये हो जाएगा E एट एनी पॉइंट P। जब इंटरनल बन जाता है तो M इफेक्टिव इसके लिए चेंज होते जाता है। फिर उसके बाद यहां से ऐसे स्फीयर लेंगे, स्फीयर बनाएंगे, जितना इसके अंदर मास आता है। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में कैसे करोगे आप, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये मान लेते हैं R1 तक जाता है, ये मान लेते हैं या R1 तक जाता है, और यहाँ R1 तक ही जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल R1 नहीं आता, ये कैपिटल R नहीं आता, R1³ आता। और यही तो हो गया भैया डेंसिटी रोहो नॉट टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस वन। तो ये छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम यही तो है 4/3 पाई R1³। तो यही तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर हो गया, तो यही तो मास इफेक्टिव हो गया, बन गया। और इस पॉइंट पे कैसे निकाल लेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे, मास इफेक्टिव में ये वैल्यू आते जाएगी, और ये R आपके लिए वेरी करते जाएगा। यहाँ पे भी ले सकते हो पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, जैसा पॉइंट लोगे जब तक ले वो इंटीरियर पॉइंट है वो अपना ये बनते रहेगा। तो R1 को एक जनरलाइज कर दिया हमने कि R कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जब तक ले वो इंटरनल है। तो इसी का फॉर्मूला बन जाता था 4/3 पाई R³ रोहो नॉट, ये हो गया, G इधर रख देंगे, ये तो आपके पास मास इफेक्टिव हो गया, बाई R²। तो यही चीजें बन जाती थी, G रोहो नॉट 4/3 पाई/R, ऐसे करके आता था, ऊपर R आएगा। तो यही आंसर आता है, देखना आपके पास यही आंसर आता है। अच्छा, आपको इसके टर्म्स में दिया हुआ है, इसके टर्म्स में दिया हुआ है, ये वाला आपने रोहो नॉट को पता है, रोहो नॉट को फिर वही लिख देते हो, रोहो नॉट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई R³। तो यहाँ वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखना M/4/3 4/3 पाई कैपिटल R³। ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा -GM/R/R³। ये वाला वही फॉर्मूला आता है, लेकिन लगा किसको रहे हैं, यही चीज को। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई भी कैसा भी हार्ड क्वेश्चन होगा आपके पास हो जाएगा। ये देखिए यही आ रहा है आपके पास, तो सिंपल सी इसके बेसिस पे फॉर्मूला ये बनता है और ये निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जेई वाले बच्चे, आपको तो आसान पूछेगा नहीं, सॉलिड हमेशा यूनिफॉर्म देगा नहीं, हमेशा कैसा करता है, कैसे करता है, डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ R देता है। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे लगवाए थे मैंने, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये वाले तो नीट वाले बच्चों का, जो सिंपल सिंपल बच्चे खेल लेते। ये वाले क्वेश्चंस में देखिएगा, ये वाला जब आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड होता है तो किसी पॉइंट पे पूछता है, तो ये वाला जो वैल्यू होता है, ये आपके पास देख रहा है सॉलिड स्फीयर में, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जो सरफेस पे आ रही है।
लेकिन ये जरूरी केस नहीं होता है। ये आपके पास सिर्फ यूनिफॉर्म वाले में आता है, और वो भी यूनिफॉर्म मतलब इन जनरल बोलते हैं इंक्रीजिंग वाले में आता है, जिसका डेंसिटी इंक्रीज हो, मतलब एक प्रकार से इंक्रीज पे भी नहीं बोलूंगा, यूनिफॉर्म पे ही बोलूंगा। यूनिफॉर्म है तभी ये ऐसा करवाता है, नहीं तो एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, ये सारे क्वेश्चन हाँ बाकी सब तो ऐसे ही चलते रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही देखते रहे, ये सारे पॉइंट पी पे निकाला है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट, मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताया भी था, आई थिंक, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन था ना, नहीं ये नहीं था। अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छा दूर में रखा हुआ है, ये वाला था, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब आपके पास अगर मान लेते यूनिफॉर्म होता तब ये आप इससे सीधे मार देते। ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होता है, तो ग्राफ में आप बोलते हैं कि सर देखो ऐसा जा रहा था, ये इस पोर्शन तक लीनियर होता है, फिर बाद में जाता है किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए। ये मैक्सिमम आता है जब आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बन जाता है तो, ठीक है। यानी सरफेस पे जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्या है वो तो पॉइंट से नाप रहा है ना, सेंटर से जो पॉइंट बन रहा है जहां पे भी बन रहा है वो स्मॉल आर है। अब ये पॉइंट पी जब सरफेस पे लाई कर जाएगा तो ये स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, तो वहां पे मैक्सिमम देता है। ये वाला लिख नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एम इफेक्टिव वाला। यही वाला लगेगा। एम इफेक्टिव आपको मालूम है दो जगह टूटे, जैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, एम इफेक्टिव सबके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक जो अंदर में सबके लिए चेंज होते रहेगा। अब अंदर में जो चेंज हो रहा है उसके कारण ईपी का आप देखिएगा, ये रिलेशन देखिए, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन और फिर जब एम इफेक्टिव आ जाएगा तो आप रखिएगा माइनस जी एम सर इफेक्टिव आपकी वॉइस लैग कर रही है। स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऑफ आर, हाँ थोड़ा सा लैग कर रही है मेरा, पता नहीं आज क्यों जूम का ऐसा हो रहा है। आप आवाज आ रही है ना बेटा, आ रही है यस ना, हाँ। अब ये जो एम इफेक्टिव होता था, अब यहाँ पे आपने वैल्यू डालोगे, होना बंद हो गई है। तो स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। काहे भाई ये लोग काहे ऐसे करते रहते, जूम वाले तो मैं परेशान कर देते हैं। अब हो गया, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी एम इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, ये देखिए एम इफेक्टिव का भी वैल्यू आएगा आर के टर्म्स में, कुछ फंक्शन ऑफ आर आएगा, और वो ये नीचे आर स्क्वायर है। दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो ई आएगा, या तो आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे सीधे डी पी बाई डी ई बाई डी आर 0 कर दीजिएगा, और डबल टेस्ट के लिए मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू दीदी। इसको 0 कर दीजिएगा, वहां पे उस पॉइंट पे ये जो कह लीजिए उस आर नॉट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये वैल्यू डाल दीजिएगा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगी, ई मैक्सिमम। अरे आपको एक अच्छा केस दिखा देता हूँ, आपने ऐसे ही बोल क्या दिया कि सर ऐसे ही हो जाता है, तो देखो एक अच्छा केस, ये वाला केस में देखो, आपका वाला जो ग्राफ है आपने कैसा बोला था, सोचा था कि सॉलिड ग्राफ में सर ऐसे ही होना चाहिए, इधर लीनियर होना चाहिए, या ऐसा टाइप का होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ आ जाना चाहिए।
यहाँ इसका आंसर ए आता है। कैसे? तो देखिए, आपने क्या बोला, मास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, आपके पास स्फेरिकल बॉडी जो दे रखी है, फंक्शन ऑफ दिस वन। अब आपने बोला कि सर अब यहाँ पे आपके पास बोलते हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी जो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है सर। और यहाँ पॉइंट से किसी भी पॉइंट पी पे अगर मुझे फील्ड निकालना है तो सर आपने एक स्टोरी बताई थी, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पी को, जो स्मॉल आर जो होता है, वो पी और सेंटर के बीच में हमेशा डिस्टेंस बताते रहता है। तो ये स्मॉल आर का एक स्फीयर में क्या करूंगी, बनाऊंगी। इसके अंदर जो मास होगा वो एम इफेक्टिव होगा सर। बताइएगा मत सर किसी को ये एम इफेक्टिव होता है, और इस फॉर्मूले में डाल देंगे चुपचाप सर, किसी को बताए बिना। आप बोलोगे सर कैसे, तो सर ये एम इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो अरे सर रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, 4 पाई r² dr, ये किस दिन काम आता है सर, यही तो निकालने के लिए सर। रो एज अ फंक्शन ऑफ आर इस क्वेश्चन में दे रखा है k/r सर, और 4 पाई r² dr सर। कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, तो एक कोई पॉइंट 0 से कोई एक जनरल पॉइंट r तक लेके जा रहे हैं, कोई जनरल पॉइंट p, कोई भी जनरल पॉइंट पी है, बीच में कहीं पे भी हो जाएगा, उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का और सेंटर के बीच में डिस्टेंस आर है। तो हमने ये वाला स्टार्ट किया कहां से, आपको मास इफेक्टिव निकालना है, तो आपने यहां से स्टार्ट किया, आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, यानी आप 0 से धीरे धीरे बढ़ते जाओगे और ये चीज को इंटीग्रेट करते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर में ये जो स्फीयर है वो कैसा बट गया है, वो एक्चुअली बट गया है ऐसे ऐसे छोटे छोटे थिन शेल में। थिन शेल में बट गया है कि नहीं, ऐसे ऐसे। हर शेल की अपनी अपनी डेंसिटी, हर शेल की अपनी अपनी डेंसिटी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा हूं जो कि आपस में dr डिस्टेंस दूर है, तो इन दोनों के जाते समय कितना मास में आ रहा है, मास इसके कारण ऐड हो रहा है। और जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगी, फिर दूसरा dr में जाऊंगी, फिर इसके लिए dm m1 आ रहा है, dm m2 आ रहा है, ये सबको ऐड करते जाऊंगी, तभी तो ये टोटल अंदर में मास जो होगा वो निकलेगा। ठीक है सर, ये कर लेंगे। और ये देखिए आपके पास रखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई के, नीचे r² का आ जाएगा r dr का इंटीग्रेशन। और इसको 0 टू r तक लेके गए, r² का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी r dr का r²/2, और वही हो जाएगा, यही आंसर आ गया। इसको समझ रहे ना कि इसको सीधे यही आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 0 रखिएगा, सब कुछ करिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई होगा 2। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखिए, ये तो एम इफेक्टिव लेके आए, तो ई एट एनी पॉइंट पी माइनस जी, एम इफेक्टिव आपके पास 2 पाई के r², नीचे वाला r² कैंसिल आउट कर दिया, जा, धोखा हो गया उसके साथ। और ई एट पी क्या हो गया आपके पास, ये आ गया। और ये पी कैसे पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, ये r² कट गया, -g 2 पाई के, ये सब तो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। यानी इस पॉइंट पे मैं लूं जिसका r ये r1 होगा, इस पॉइंट पे लूं जिसका r r2 होगा, कोई फर्क नहीं करेगा, फंक्शन ऑफ ये r पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। हर पॉइंट पे क्या होगी, फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी ऐसे वाले सिस्टम में। तो समझ में आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही बने। ये आपके लिए क्या था, ये ऐसे वाले केस कब बन रहे थे, जब रोहो फंक्शन ऑफ आर एक कोई कांस्टेंट नंबर रोहो नॉट था, तब ऐसा बन रहा था। अब ऐसा बन रहा है, तो ऐसे केसेस को आराम से आप कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, वहीं से स्टार्ट करना है, स्फीयर दिखे, ये फॉर्मूला याद आ जाए। समझ में आ गया सबको? ये सब चीजें हम लोगों ने कर रखी थी,
ये सब केपलर्स के लॉज। और पोटेंशियल एनर्जी में खास तौर से, पोटेंशियल एनर्जी में हमने साफ कुछ, आज जैसे मैंने एक बात मैं बताते जाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चंस जब भी आपके पास रहेंगे, आपको बस यही काम करना है। आपको करना क्या है, आपको करना है ये वाला काम करना है। पोटेंशियल एनर्जी में आपको एक प्लैनेट रहेगा या कोई सोर्स मास रहेगा, ठीक है, सोर्स मास, ठीक है, अपना जो भी मास कैपिटल एम से दिखाएंगे, एक छोटा मास होगा जिसको स्मॉल एम से दिखाएंगे, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, इसके पास जाएगा। आपको दो प्रिंसिपल अप्लाई करने, ए के ऊपर यू, इसको अगर ए से बी तक जा रहा है तो ये यहाँ पे जो होगा यू आई, इस पार्टिकल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन एट ए, उसको यू आई कहेंगे। यहाँ पे पार्टिकल के पास जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन जो एनर्जी है उसको यू एफ कहेंगे। कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हम कहाँ से चल रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे ए इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पार्टिकल के पास उसको यू आई कहेंगे। यहाँ जब एनर्जी होगा पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू एफ कहेंगे। यहाँ जो इसके इस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसको के आई कहेंगे। यहाँ जो एनर्जी होगा उसको के एफ कहेंगे। बस ये निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, यानी द नेट वर्क डन ऑन दिस टेस्ट मास, इस छोटे से मास के ऊपर जो नेट वर्क डन होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा इस छोटे से मास वाले के ऊपर, वो होगा जो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और नेट वर्क डन क्या होता है, किसी पार्टिकल पे, इसका अर्थ होता है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, जो भी उसके ऊपर लग रहा है, जो उसने उसके ऊपर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क। और फिर क्या करेंगे, नेटवर्क को फिर तुरंत हम बांट देंगे दो पोर्शन में, क्योंकि सर हम जान रहे हैं कि पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जाया जा रहा है जिसमें दो ही फोर्स काम कर रहे होंगे। एक इस सोर्स मास के कारण जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस फील्ड के कारण ये जो स्मॉल मास है इंटरैक्शन हो रहा है, तो m इंटू ई जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक फोर्स होगा, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा फोर्स सर एक्सटर्नल कोई लगा सकता है। यहां पे आपने इसको रॉकेट के अंदर रख दिया सर, ये पार्टिकल को रॉकेट के अंदर रख दिया। रॉकेट कैसा है कि एक्सटर्नल एजेंट है। आपने अभी तक सिस्टम बनाया है, सिस्टम में आपने कैपिटल एम रखा है और स्मॉल एम रखा है, ये रॉकेट कहां से आ गया भैया, ये रॉकेट तो आउट ऑफ सिस्टम है, तो ये रॉकेट जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। और इसके बाद सीधे ये लगा देंगे, WBC को तुरंत याद कर लेंगे कि ये दैट इज माइनस डेल्टा यू होता है, माइनस डेल्टा यू होता है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल अपने आप आ जाएगा। यहां डेल्टा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर ये पॉइंट पार्टिकल है, यहाँ पे इस पॉइंट पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई। इसी के लिए तो यू एफ और यू आई निकलवाया है। डेल्टा के क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई। इसी के लिए तो डेल्टा ये के एफ के आई निकलवाया है। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप बोलोगे सर रॉकेट है, इसको क्या कर रहा है, यहाँ के सरफेस से उठा के ले जाके किसी पॉइंट इंफिनिटी तक भेज दे रहा है, इनटू द फ्री स्पेस, यानी आउट ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वन ले जा रहा है। सर इसका अर्थ है कि सर ये वर्क डन इसके द्वारा जो किया गया होगा इस रॉकेट के द्वारा, उसके इसका अर्थ है कि उसने इतना एनर्जी सिस्टम में दिया होगा। वर्क डन अब जो भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों वैल्यू कोई आ सकती है। पॉजिटिव मतलब हमने वो वर्क डन कैसा होगा, उसने सिस्टम में एनर्जी दी होगी। और यहां देखिएगा वर्क डन पॉजिटिव आता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, तो ये इसने रॉकेट ने एनर्जी दी होगी इसके अंदर, इस मास के अंदर। तो ये निकल के आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिएगा WC क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, ये डेल्टा यू रख दीजिएगा। आपने बोला कि यहां से आपने उठाया, इसको पिक किया और ऊपर जाके सीधे पुट कर दिया, यानी उठा के रख दिया। यहां भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, ये भी 0, ये डेल्टा के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस WC, और माइनस WC को मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल आपके पास सीधे आ गया, कितना उसके अंदर पोटेंशियल चेंज हो। यही दूसरा काम ड्रॉप वाला हो जाए, यहां से पत्थर मैंने उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया, उसको ऊपर से छोड़ दिया, नीचे तक आएगा, यहां तक आएगा। आपने क्या बोला, A से B तक गया, यहां पे आप क्या लिखोगे, UI लिखोगे,
यहाँ पे क्या लिखोगे, यूएफ लिखोगे। इसको यूआई और यूएफ लिखते समय ये मत मान लेना कि अर्थ के सरफेस से यहां से 0 हो गया यूएफ। हालांकि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, सरफेस के पास हो रहा है ये चीजें तो आ जाएगी, सेम वही आ जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ये mgh वाला जो फॉर्मूला लगाया है ना, इसमें आपने g को कांस्टेंट माना है कि हर पॉइंट पे g कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं वो अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं और पॉइंट, कहीं दूर दूर पे पॉइंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल अलग हो सकती है, हो सकता है इसका जी नॉट का हाफ हो। तो वहां से अगर मैं यहाँ उठा के रख रहा हूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा, तो -GMM/r, ये r यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है, ये होता है इस पॉइंट P का सेंटर से कितना दूरी है r, और इस पॉइंट P पे क्या हमने एक टेस्ट मास को रख दिया, तो उसके अंदर एक एनर्जी है। व्हाट इज दैट एनर्जी, दिस इज इक्वल टू -GMM/r। और ये निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम से बाउंडेड है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे अपना यूआई लिख दिया, यूएफ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ड्रॉप किया गया था, क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है? सिर्फ उसके ऊपर, उस टेस्ट मास के ऊपर आपने जो एक पार्टिकल, एक पत्थर जो छोड़ रहे हो, इसके ऊपर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मैं वैक्यूम का इमेजिन करूं तो एयर भी नहीं कोई फोर्स लगा रही है। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं, विस्कस फोर्स को ड्यू टू द एयर ड्रैगिंग, मैं उसको 0 मान लेता हूं। तो वो ऐसे ड्रॉप हुआ होगा तो उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल कुछ नहीं लगा होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ जाता है, ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आपके पास आ जाता है और वहां पे डेल्टा के 0 नहीं हो, वहां पे डेल्टा के 0 नहीं, यहाँ पे आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो 0 है भैया, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे जब आएगा तो उसकी काइनेटिक। सर आवाज कट होके आ रही है। तो वहां से डेल्टा के निकाल। क्या हो गया बेटा? हेलो, सर आवाज कट होके आ रही है। क्या कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ, हाँ, ये लीजिए, मैंने 5G से उसको कनेक्ट कर दिया। अब दिख रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत आ रही है क्या? अभी भी लैग हो रही है क्या अभी नेटवर्क? कोई नो हो रहा है? सर। अब हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे वही वाली स्टोरी याद कीजिएगा, के आई यहाँ पे के एफ रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा के जो आएगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे वी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, डब्ल्यू सी माइनस डेल्टा यू, यहाँ पे यही तो काम आ जाती है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मेरा अप्रोच एक ही वाला है, सिंपल वाला है, किस पॉइंट से यहां तक गया। मैं बस यही सोचूंगा, यहाँ पे के आई यू आई, यहाँ पे के एफ यू एफ। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा, कहूंगा कि नेट वर्क डन बाय द all the forces on this particle is equal to the change in the kinetic energy on of this particle। उस पार्टिकल का कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, दैट इज इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल। तो यहां पे बोलूंगा कि क्योंकि यहाँ पे फील्ड में फोर्स लग, फील्ड में ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ही फोर्स लग रहा है। और आपको ये वर्क एक्सटर्नल, आपके पास जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में अच्छे से पढ़ाता तो वहां पे लिखता, इसको ऐसे लिखता, वर्क बाय द इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू वर्क नेट होता है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस मतलब यही तो ग्रेविटेशन वाला है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाला लगा रहा है, रॉकेट लगा रहा है, आप अपने हाथ से पकड़ के उठा के रख रहे हो किसी चीज को, तो ये अप्रोच लगा के चलेंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से आपके ऊपर ये डिस्क वाला दिया हुआ क्वेश्चन, ये डिस्क एनुलर डिस्क का है, इस पॉइंट से उठा के यहां तक रखा। यहाँ पे कैसे निकालोगे, यूआई निकालोगे। यूआई कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी आई। वी आई आपके पास डिस्क का मालूम रहता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। वी आई डिस्क का कैसे होगा इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पे निकालोगे यूएफ, ये कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ।
डिस्क के कारण इस पॉइंट पे कितना होगा, यानी इसका R1 पे कितना होगा और ये R2 पे कितना होगा। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे दोनों पे। फिर काइनेटिक एनर्जी दिया रहता है, कभी दिया रहता है कि इस पॉइंट से हमने जब स्टार्ट किया था ले जाना, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था अलोंग द एक्सिस। हार्ड क्वेश्चन बनाना रहा तो ऐसे कर दूंगा मैं, नहीं बोलूंगा कि इनिशियली वो ड्रेस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर मान लो कि यही काम मैं यहां से करता हूं, आपने ड्रॉप ऊपर से किया, मैंने ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट कर दूं, इस पॉइंट पी डैश से स्टार्ट कर दूं, यहां पे पार्टिकल की तो कुछ वेलोसिटी होगी ना भैया, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी तो होंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। अब मैं यहां से यहां तक ले जाने का केस देखता हूं, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा मुझे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चंस इस पे लगाओगे वही आते जाएंगे। यहाँ पे आपने ये लिख लिया, उसके बाद के आई और एफ आई लिख दिया, सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। कभी कभी देखोगे इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल कोई फोर्स है ही नहीं, छोड़ दिया गया, जस्ट इसको ड्रॉप किया गया, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो होगा, है ही नहीं, कोई ना उठा रहा है ना रख रहा है, ऐसे बस छोड़ दिया गया। तो ना आप हाथ से उठा के ऐसे रख रहे हैं ना रॉकेट लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स है कहाँ। तो उस केस में क्या हो जाता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल लग जाता है, यही इसी से प्रूफ हो जाता है। हमें मालूम चल रहा है, दिख जाता है कि पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तब क्या होगा, आपके पास ए से बी ले जाते समय इस पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। इन चीजों को शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते गए, वी सबके निकाल लिया, याद करो वही वाली बात है, यू बाई एम आता है, और ये सब चीजें निकाली। इन्फिनिटी पे वी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो अज्यूम करते, ये रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसी का निकाला जाता है तो ये होता है -GMM/R। आर क्या है, ये पॉइंट P और ये जो ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अब ये टेस्ट मास को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, इस पॉइंट पे रहने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी आ गई, वो एनर्जी ये है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और उस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ये आता है -GMR। तो देखिए यहाँ पे यही लिख सकते हैं ना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, स्मॉल m जिस मास को मैंने यहां रखा था इज इक्वल टू इस पॉइंट P पे जो ये कैपिटल M ने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रोड्यूस किया होगा वो, दिस इज इक्वल टू यही तो आ रहा है। यहाँ पे VP एट देखिए लिख दीजिएगा, तो VP की जगह क्या आ जाएगा, M, ये VP आप क्या पता है, माइनस G कैपिटल M/R, तो यही देखिए यही आ जाएगा -GMM/R। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी, और ये सब चीजें करते गए थे। ये वाला फॉर्मूलाज कुछ कुछ आते हैं, जैसे आपके पास कांस्टेंट फील्ड दिए रहेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूं कि पॉइंट P से मैं चल के पॉइंट Q तक जाता हूं, पॉइंट P से मैं चल के पॉइंट Q तक जाता हूं, तो मुझे इस चेंज में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई होगी, सॉरी पोटेंशियल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कितना चेंज आया होगा। यानी मैं P से Q तक जा रहा हूं तो मेरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, यानी मेरा पहले कुछ वैल्यू इनिशियल वैल्यू था, अब मैं Q पे पहुंच गया तो कुछ और है, तो डेल्टा V जो आता है, यानी इसको अगर छोटे छोटे में लिखे कि पूरा एक बार Q पे ही नहीं पहुंचा, एक बार यहां पे पहुंचा जो कि dr डिस्टेंस दूर है, तो वहां पे जो चेंज आया होगा dV आया होगा। तो इस छोटे से पाथ पे जब आपने रास्ते लिया है तो वो इससे आता है। हाँ, ये dV में है, और अगर इसको V बनाएंगे तो इसको इंटीग्रेशन इधर लगाना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें रख देना है E का फंक्शन ऑफ R, dr से इंटीग्रेट डॉट प्रोडक्ट लेके और सीधे आंसर आ जाएगा। इसको मैंने सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, ED वहां याद कीजिए, E इंटू डी, फील्ड के, या तो आप देख लीजिए कि फील्ड के जैसे ही आप अगेंस्ट में जा रहे हो तो पोटेंशियल मेरा इंक्रीज होगा, मेरा डेल्टा V पॉजिटिव आएगा। अगर मैं फील्ड के अलॉन्ग जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल ये फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहां पे मेरे पास
डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे मेरे पास फील्ड के अलोंग जा रहा हूं तो यहाँ पे डेल्टा वी निगेटिव होगा। यानी मैं फील्ड के अलोंग इस पॉइंट पी के से क्यू तक जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल निगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल मेरा निगेटिव आएगा। चेंज इन पोटेंशियल किसका है, मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए। चेंज इन पोटेंशियल इस पॉइंट का, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, मास की नहीं। मास की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पी पे जो है, दैट इज इनटू वी। इस पॉइंट पी पे जो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस सोर्स चार्ज ने जो प्रोड्यूस कर रखा है टाइम्स मास, वो इस जो पार्टिकल है उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये वी जो होती है पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। ये जो इस स्पेस में पी पे क्या वी बन रहा है, समझ में आया। और जब तक ले पी पे मास नहीं रखाएगा तब तक ले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो पॉइंट पी पे अगर कोई मास एम है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट एक एनर्जी स्टोर रहती है, दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस, that is equal to m into v, and v at this point due to point source mass that is equal to, that is gm by r into m। ये होता है ये वाला, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस gmm by r होता है। तो ये किसकी है, उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट पी से मैं पॉइंट क्यू तक जा रहा हूं, तो मैं फील्ड के अगर अलोंग जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट चेंज कर दिया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। और ये वाले फॉर्मूलाज याद रखिएगा, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसा आता है। आपको v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी दे देगा, आपको पूछेगा ई बताइए, तो आप बोलोगे कि ई बताने के लिए इसके तीनों कंपोनेंट मुझे मालूम होने चाहिए। और ये सारे इससे निकालते जाते हैं। ये वाला कैसे आता है, ये आता है ईजी। ईजी ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बनेगा ई एक्स वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आता है आपके पास। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। और सबको रिवीजन, यही क्वेश्चन देखिए, यही वाला पूछा हुआ है। ई आपको एज अ कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द ये देखिए आपके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली शिफ्ट अ पार्टिकल। देखो स्लोली शिफ्ट मतलब साफ बात बता रहा है कि आपको जहां से उठा रहा है वहां तक रखने में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो। देखो एक क्वेश्चन ये करके देखो, देखो कितना अच्छे से हो जाएगा। इजी लिखा हुआ है ना आपके पास, आपके पास दे रखा है 10 n i कैप j कैप। न्यूटन हटा देते, सब ऐसा यूनिट में, अब यही मानते हैं जो सब कुछ है ऐसा यूनिट में। ठीक है, न्यूटन बाई केजी जो भी है इसका आएगा फील्ड का, वो ऐसा यूनिट में। दूसरा बोल रहा है कि दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इन दिस रीजन, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम शिफ्टिंग अ मास फ्रॉम 0 0 टू 5 4। ठीक है, 5 4 पे, यानी 0 0 से उठा के इसको 5 4 पे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। सीधे मैं बोलूंगा यही काम अप्रोच स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, अब मुझे मालूम नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा, ई से हमें निकालना पड़ेगा बी। तो यहाँ पे आप यहाँ कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास ई ये दे रखा है, वी आप निकालोगे किसी पॉइंट पी के लिए, तो वो कैसे निकालते थे याद है, इंटीग्रेट कहां से करते थे, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वो चीज आप लगाओगे ईजी डी आर कहां से, उस इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए। फिर वो पॉइंट आप यहां रख दोगे, वीपी आपको मालूम चल जाएगा सारे पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट के लिए। और वहां से आप इसके लिए क्या कर दोगे, यू आई रखोगे, यहाँ वीपी आ गया तो आपके पास यहाँ पे वी आई आ जाएगा। आपके पास वीपी आ गया तो वीपी से आप वी आई भी निकाल लोगे, वी एफ भी निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे यू आई कैसे लिखोगे, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू आई और यू एफ आ गया। के आई आपके पास दे रखा है
जीरो है और के एफ भी जीरो है। स्लोली मूविंग अ पार्टिकल, यहां से यहां तक ले जाने में दो फोर्स लग रहे होंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो जीरो है। So work external is equal to actually coming out to minus time WC, that is equal to change in potential energy. So this change in potential energy is going to be your work done by the external agent. So change in potential energy is equal to what? M times change in V. और ये कैसे निकालेंगे? ये यही निकालेंगे, मतलब ये इसको समझ लो ऐसे वाला x वाला dx माइनस, ऐसे करके सारे निकालते जाएंगे, फिर इधर आ जाएगा Eg y वाला dy। इसको मैंने शॉर्ट, इसको जब मैंने आप करवाया था तो याद कीजिए, यहाँ पे ऐसे ही वाला, अच्छा ये वाला आपको आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, जहाँ वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स के कारण कैसे कैसे होता है, आर के कारण कैसे होता है, वो चीजें आपके पास आती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप निकाल लोगे सारे अलग अलग के लिए, यहाँ एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया तो बता दो। ये रहा ई, आपके पास मैंने लिखा ई आर लिखता था मैंने, यहाँ देखिए ई आर डी आर लिखता था, ई आर डी आर लिखता था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे आर को रिप्लेस कर रहे हो आप, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई अब बन गया। अब आर का नहीं फंक्शन है, यहाँ से आर के डिस्टेंस पे दूर ये वाला फंक्शन नहीं है, अब ये एक्स और वाई पे आ गया। इस कोऑर्डिनेट पे कोई एक्स है और कोई वाई है, उस पे क्या है, तो ये एक्स और वाई बना, और ये डी आर क्या बन जाता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट भैया ये वाले आता है, ये होता है ई एक्स आई कैप बन जाता है, ये अपने आप ऐसे ही टूट जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव फॉर्मूलाज एक्सप्रेशंस। ये सब एक्सप्रेशंस कंजर्वेटिव्स को दिखाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस को दिखाते हैं, ऐसे वाले अपने आप से एग्रीगेट हो जाता है। यानी फॉर्मूलाज में ई एक्स वाई वाला जो आते हैं आपके पास होगा ना, बहुत ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो कि खुद लिखे हुए होंगे, ऐसे टाइप के होंगे। ऐसा वाला कैसे निकाल लेंगे, अगर आपके पास ऐसे फोर्स दे रखे होंगे कि ई आपके पास, या फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ऐसे दे रखी होगी 4x आई कैप प्लस 4y जेड जे कैप। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम में देखिएगा, यहाँ पे एक्स वाई भी रहता है, एक्स और वाई भी रहता है। यानी देखिए आई कैप के लिए मैं एक्स का एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, जे में आपको वाई से एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि उसमें चेंज का मैं देखूंगा। तो यहाँ पे ये जब टूटेगा तो यहाँ पे आई डॉट आई के साथ जाएगा और जे डॉट जे के साथ जाता है, तो आई डॉट जब आई के साथ जाता है तो यहाँ पे देखिए डीएक्स में बदल जाएगा। और ऐसे फोर्सेस जो कि क्या है कि आई वाले के साथ सिर्फ एक्स के फंक्शन वाले ही रखे हुए, तो यहाँ पे ये आई वाला देखिए, आई वाला आई के साथ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ y वाला इसके साथ जाएगा तो dy बन जाएगा। और इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपके पास ये माइनस आ जाएगा, और ये इसके बाद dx के साथ इंटीग्रेट कीजिएगा और वो आ जाएगा dv। यहाँ पे समझ में आ गया, डेल्टा वी सीधे आप निकाल लीजिएगा, आपको ऐसे रखने की जरूरत भी नहीं, सीधे डेल्टा वी आप रख दीजिएगा, डेल्टा वी निकाल लीजिएगा, यहाँ पे सीधे आंसर आ जाएगा m इंटू डेल्टा वी, दैट इज योर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई सबको? प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, एक और बात देखिए आपको कैसे, अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये चीज देखिए आपके पास फील्ड कैसा है, फील्ड है आपके पास आई कैप जे कैप, तो यानी आपके पास फील्ड कुछ ऐसा है, फील्ड कुछ ऐसा है आपके पास, फील्ड कुछ ऐसा है, देखिए है कि नहीं, यहाँ पे से 10 आई प्लस जे कांस्टेंट फंक्शन है तो सबको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट फील्ड है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कांस्टेंट फील्ड है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही है। अब देखो ये कहां से कहां तक गया, फील्ड के अलोंग ही तो गया है, तो फील्ड के जब अलोंग जाता है तो क्या होता है, पोटेंशियल जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है कि नहीं, तो देखो इसका आंसर जो आ रहा है निगेटिव में आ रहा है।
ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन जब ट्रैप करते समय काम कर रहे हो, इतने कैलकुलेशन से बचना है, आपके पास बाकी सब पॉजिटिव में दे रखा है और एक निगेटिव में दे रखा है, तो आपको मालूम है कि सर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मैंने देख रखा है, दैट इज इक्वल टू कितना आया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी जब आपके पास निकाल रहे हो तो आप देखोगे कि फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हो, फील्ड लाइन जैसे जा रही है उसी के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। फील्ड का ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है और ये फील्ड लाइंस का डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल सेम है। हाँ, अगर आप यहां से इसको लेके यहां लाते, यहां से लेके इसको ले जाते, तब देखिए आप फील्ड लाइंस के अपोजिट में, फील्ड लाइंस का ये वाला है और आपका डिस्प्लेसमेंट वाला ये वाला है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तब पॉजिटिव होता। तो ये सब चीजें भी देखा कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आ गई थी, ये हो गए थे, ये हो गए थे, और अब ये सब चीजें मतलब आपको रिवाइज करवा दिया मैंने सबको, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब चीजें निकाल दी थी। और आपको मैंने बताया था दूसरी बात, हाँ ये तो बहुत लंबा चैप्टर चलेगा यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अभी तो टाइम अभी है ना, आधा घंटा बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं आना आपको सबको रिवाइज करवा रहा हूँ इसी के लिए। और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन के द्वारा हम लोगों ने, अरे यार, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला भी फॉर्मूला देखा था, ये वाले सारे, ये वाले सबको याद रहने पड़ेंगे। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली है क्या, किसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको इनडायरेक्टली भी सोच सकते हैं, और हमने फॉर्मूला जितने भी डराइव किए थे, ये सब फॉर्मूला, ये वाले जी नॉट डिवाइडेड बाई 1+h/re²। ये जी नॉट क्या होता है बेटा, ये देख लो, ये आता है इधर नहीं है, हाँ ये जी नॉट होता है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, जी नॉट ये होता है। इसको 9.8 मत ले लेना हमेशा। आप क्या बोलोगे, जी नॉट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे जो आएगा वो जी नॉट है, अर्थ के सरफेस पे वो 9.8 होता है, ये अलग बात है। तो अगर मैं ये वाला जेनरिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, जी नॉट इज इक्वल टू 1+h/r ऑफ दिस, ये प्लैनेट कुछ भी रहता है, ये होल स्क्वायर, सिर्फ अर्थ पे ही नहीं देख रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h, एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं जो देख रहा हूं जो कि h डिस्टेंस दूर है इस प्लैनेट से, प्लैनेट के सरफेस से, तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली है क्या, ये है E, हमने देख रखा था। और वो ऐसे हमने इसको स्फीयर का ही कॉन्सेप्ट बना के और इसको सिंप्लीफाई करके ये लाया था। और ये जी नॉट क्या है, ये एक्चुअली सरफेस पे, यहाँ पे प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है जी नॉट, वो होती है ये अर्थ के केस में ये आएगी 9.8। अगर कुछ दूसरी होती तो ये mp/rp हो जाता है होल स्क्वायर। ये सब चीज देख रखे थे, ये सब चीज डेप्थ पे भी देख रखे थे और सारा कुछ देख रखे थे, केपलर्स लॉ भी देख रखे थे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, इलिप्स पे सब कोई प्लेनेट घूमता है। उसके बाद, अरे भैया ये तो बहुत लंबा चैप्टर है नहीं मैं करता हूँ मैं सारा कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये वाला फॉर्मूला आता था एट एनी पॉइंट एच, यहाँ पे कोई पॉइंट एच पे है, कोई एक जोड़ी नहीं कि अर्थ ही हो, कोई दूसरा प्लेनेट होगा, उसका एमपी अपना मास ऑफ प्लेनेट होगा, इसका रेडियस ऑफ अपना प्लेनेट होगा आरपी। अगर यहाँ से इसके सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं और एक एच डिस्टेंस दूर जाते हैं और वहां पे उस पॉइंट पे मैं पूछता हूँ कि किसी, यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली ईजी के बराबर होगी। और इसके लिए आप फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, यहाँ पे आपको पास मैग्नीट्यूड पूछता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और दैट इज इक्वल टू जी नॉट डिवाइडेड बाई 1+h/r/p जो बोल लो होल स्क्वायर। और ये हमेशा याद रखेंगे ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट होती है, इसको 9.8 मत ले लीजिएगा सीधे। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ आर का ये कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लिया था, कुछ डेप्थ पे क्वेश्चंस किए थे,
तो यहाँ डी डेप्थ पे अगर आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो आप बोलोगे कि एक्चुअली में ये है क्या, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्योंकि हमने जानते हैं कि एफ नेट उस पार्टिकल पे क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो इस पार्टिकल पे तो सिर्फ अर्थ ही लगाएगा फोर्स, बाकी सब फोर्स एब्सेंट है। बाकी सब फोर्स एब्सेंट मतलब एक ही तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता है। इसके अब मैं मान ही रहा हूं कि यही दो चीज एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में, तो यही दो फोर्स अपने ऊपर लगाएंगे ना। और एक जो आपको भगवान बने हुए तो वो आप एक फोर्स को लगा सकते हो इधर से उधर करने के लिए, तो इसके अलावा तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब देखते थे तो m इंटू आपके ऊपर देखते थे एफ नेट आता था m इंटू ई, यहाँ पे किसी पॉइंट पे p पॉइंट पे, तो इस p पॉइंट पे फोर्स कितना है, नेट फोर्स m इंटू ई है उस पार्टिकल पे। आप बोलते थे नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, और फिर हमने देखा था इसको, फिर क्या किया था, देखो एफ नेट क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से इन दोनों को इक्वेट किया था, E बराबर ए आ गया था। तो ये चीज हम जान गए थे, और E का फॉर्मूला निकाल निकाल के हर जगह उसी को मॉडिफाई करके बोल देते थे ये A है। और ये सारे फॉर्मूलाज हमने निकाल रखे थे। किसी डेप्थ के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि G जो होगा वो दैट इज इक्वल टू G01 माइनस डी बाई आर होगा। ये डी, ये प्लैनेट का रेडियस होता है, और ये जी नॉट क्या है, उस प्लैनेट के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और ये जी क्या है, किसी डेप्थ पे इस पॉइंट पे यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग जान गए थे, सब कुछ कर लिया था। एक उसके बाद इफेक्ट देखा था रोटेशन के कारण, कि रोटेशन के कारण, और ये सरफेस पे ही होगा, ये हमेशा सरफेस पे ही काम होता है, क्योंकि जब तक ये पार्टिकल आपके साथ घूम रहा है सरफेस पे, तो यहां पे इसका एक्चुअली में ये वेट क्या होता है, ये इसका वेट होता है m इंटू जी, नहीं होता है g डैश होता है। इस पार्टिकल का वेट क्या होता है, m इंटू जी डैश होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डी जी डैश बन गया है ये एक्चुअली होना चाहिए था g के बराबर, लेकिन क्योंकि ये स्पिन कर रहा है तो ये g ये बन जाता है। देखिए अगर आपके पास ओमेगा यानी तभी होगा जब कोई स्पिन कर रहा है, जब वो जीरो हो जाए यानी कोई चीज स्पिन नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश जी नॉट के बराबर, सॉरी जी डैश जी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे सरफेस पे हो रहा है तो जी नॉट के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो स्पिन कर रहा है तो उसमें से जी नॉट में से कुछ वैल्यू माइनस हो जा रहा है और वो जी डैश बन रहा है वहां पे। अब इसका वेट जो होगा वो ये है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली थी। और ये सारा देख रखा था हमने, ये देख रखा था कि सन हमेशा क्या करता है, इस इलिप्स के जो पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे हमेशा सन रखता है। और ये इलिप्स पे जो घूमते रहते हैं प्लैनेट, इसके एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं। इसका, इस प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द मोशन इन हिज ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में घूम रहा है अपने आप, तो इसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू L/2m होता है। L क्या है, इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mv×r। और ये कब निकालते हैं mv×r से, ये L आता है। ये एरियल वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, एरियल वेलोसिटी एरिया वेक्टर होता है, आपको बता रखा है। तो mv×r निकालने के लिए सबसे अच्छा, यहाँ पे r देखिए और यहाँ पे v देखिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं mv एट एनी पॉइंट, जिसको बोलते हैं एप्लीहीलियन और पेरीहीलियन, यहाँ दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए सन है, यहां से आपके पास ये रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको कहेंगे RA। तो यहाँ पॉइंट A कह रहे हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी VA। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम इस प्लैनेट का कंजर्व है सर, तो m इंटू VA इंटू RA शुड बी इक्वल टू m इंटू इस पॉइंट पे, यहाँ देखिए RB हो गया, ये B हो गया, ये VB हो गया, तो RB VB इंटू RB होगा। क्रॉस है दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बना हुआ है इसी पॉइंट पे, तो साइन थीटा का वैल्यू sin 90 इज इक्वल टू 1। तो ये आते रहेगा।
और m से m से कैंसिल, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा। कभी कभी ये दे देगा, ये दो डेटा दे देगा और ये एक डेटा नहीं देगा और ये दे देगा, पूछेगा इसको निकालो। ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गया। ये एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आता था। यहां से आपको एक और सबसे अच्छी बात मैंने बोला था कि ये हमेशा याद रखिएगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाई जी एम इफेक्टिव इंटू ए क्यूब। ए क्या है? ये है आपके पास सेमी मेजर एक्सिस। इस इलिप्स का आपने देखा है, ये इलिप्स का, ये इलिप्स में आपने जो देखा है, ये देखिए, ये आपने, हाँ, ये आपने जो बनाया है इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। ये वाला मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। इसका हाफ लेंथ दैट इज ए, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो ये सब निकाला था और इसके बराबर होता है सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टी क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है। इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, फिर इसी पॉइंट पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा, वो टाइम पीरियड, दैट इज दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहा इस इलिप्स के ऊपर, इस इलिप्टिकल पाथ पे वो घूम रहा है, यहाँ पे सन रख रखा है। इसका जो एक्सिस है, ये वाला मेजर एक्सिस, इसका लेंथ 2a है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब होगा, यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये इसको मॉडिफाई करके अगर आज के टाइम में लिखा जाए तो ये लिखाएगा GMM इफेक्टिव। क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे कि ये, जहां पे कि आपको क्या हो रहा है कि मास डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज विद सम फंक्शन दे रखा है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर in that region a small star, in that region देखिए a small star is in a circular orbit। so ये वाला चीज क्या है कि अब स्टार के अंदर आप चले गए, घुस गए स्टार के अंदर। जब आपके पास होता है ये चीज घूम रही है, क्योंकि आप भाई जो आप मान रहे हो कि आपने गैलेक्सी जो मान रखा है वो पूरा गैस का बना हुआ है, जहां पे यहाँ पे कोर में डेंसिटी बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे या कैसे भी कुछ भी चेंज हो रही हो, कुछ भी फंक्शन हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरे जो आप ले रखे हैं, पूरा जो गैलेक्सी जिसको कह रहे हैं, इस गैलेक्सी को जो आप स्फेरिकल बॉडी अज्यूम कर रहे हैं, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब ये जो पार्टिकल जो घूम रहा होगा इसका अपना टाइम पीरियड होगा टी स्क्वायर, और इसको इक्वेट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो सर्कल और इलिप्स में एक संबंध है कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। वहां पे 2a बदल जाता है 2r में, और वहां a बन जाएगा r, क्योंकि 2a क्या होता है ये भैया, यहाँ पे देखो, इससे एप्लीहियन और पेरीहिलियन के बीच का डिस्टेंस है 2a। अब ये धीरे धीरे ऐसे होते जाएगा, यहाँ का फोकस यहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ का फोकस यहाँ अप्रोच करेगा, सेंटर में आ जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ का जो 2a हो गया, अब वो 2r बन गया है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा। लेकिन इसको मॉडिफाई किया जाता है क्योंकि बाहर में जो घूम रहे हैं उसके लिए, देखिए बाहर जो घूम रहे होंगे उसके लिए मास इफेक्टिव तो कांस्टेंट बन गया, यानी 4 पाई स्क्वायर बाई GM इफेक्टिव। एक ऐसा प्लैनेट या सैटेलाइट जो बाहर की ओर ऑर्बिट कर रहा है, उसके लिए तो मास ऑफ दिस वन, जो सन है या जो गैलेक्सी या कुछ भी है जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास तो हमेशा क्या होगा, इसकी अगर ये इसके जितने बड़े लेते जाएंगे, यानी आउट ऑफ दिस, अगर वो अंदर में ना घूम रहा हो कोई दूसरा प्लैनेट, वो बाहर घूम रहा हो, उसके लिए एम इफेक्टिव तो हमेशा मास ऑफ दिस प्लैनेट या सन या ये गैलेक्सी आ जाएगा। तो वो ये इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये बाहर के लिए सारे प्लैनेट के लिए, अगर ये सैटेलाइट 1 घूम रहा है, ये सैटेलाइट 2 घूम रहा है, तो सैटेलाइट 1 के लिए T1 स्क्वायर लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर GM ऑफ दिस स्टार बाई R1 स्क्वायर। अब T2 के लिए लिखेंगे, इसके लिए 2 के लिए तो लिखेंगे T2 इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर GM इफेक्टिव, एम इफेक्टिव उसके लिए भी वही है, मास ऑफ दिस सन इंटू आर क्यूब। अब ये देखिए ये बिहेव कर रहा है कांस्टेंट की तरह, लेकिन जब अंदर में रहता है तो ये एम ये इफेक्टिव हो जाता है। तो इस कारण से आपके पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं
कि बताइए कि इसका कैसा होगा, टी स्क्वायर और आर के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पे आप ऐसे मत सोच लीजिएगा पहले ही देखते हुए कि केपलर साहब ने तो बोल दिया है टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी यहाँ पे सर्कुलर है तो ए आर के बराबर बन जाएगा, तो आर क्यूब लिख देना चाहिए। नहीं, ये तब होता है जब ये प्लैनेट, ये जितने भी प्लैनेट के ऊपर बात की गई, तो प्लैनेट हमेशा सन के थोड़ी अंदर घूमते हैं, उन्होंने प्लैनेट के ऊपर बात की थी, और इसका मॉडिफाइड वर्जन ये होता है। तो अंदर में हमेशा ये रिलेशन कुछ चेंज हो सकते हैं, बाहर के लिए हमेशा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर स्मॉल आर क्यूब। ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो, अगर इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तो ए क्यूब। बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ना? यस सर। सारे क्वेश्चंस, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे बाहर, यही अप्रोच अपनाते जाना है। इसके बाद तो हमें ये पढ़ाना था यार, कल ऐसा करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं कि कल संडे को ये कल नहीं, कल ट्यूसडे है ना, तो कल ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दे क्या, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट में आपको वेंसडे को पेपर भी है कि नहीं, तो उसके लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा। और अभी अप्रोच मैं रख रहा हूँ जनरली क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, अप्रोच कैसे रखें, ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट करना है तो मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बेटा बताओ? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना? आप प्रैक्टिस करना, वही अप्रोच के साथ आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको अप्रोच हेल्प कर रहा हूँ अभी के लिए, प्रैक्टिस आपका काम करना है। लेकिन आपको जब भी डाउट हो कि सर आपका अप्रोच नहीं लग रहा है सर ये वाला, ये बताइए मुझे, आपका अप्रोच में दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, तब मैं वहां पे सोचेंगे हम लोग बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन में आते हैं, हालांकि होते नहीं है, मैं उसके लिए भी ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम सबके बैठ के सोचेंगे। सब साइंस, हम लोग सब बैठ के पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। तो उस पर काम करेंगे, अप्रोच ऐसे ही रखिएगा कि जैसे जैसे फॉर्मूलेज है, जैसे बहुत यही अप्रोच आएंगे आपके पास। देखोगे ना, यहाँ देखो, ये वाले देखोगे ना, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो। देखोगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन से, यहीं से देखते हैं, यहीं से देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पूछा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीवन एट सम सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस, इट इज अगेन इक्वल टू जीवन एट दिस डेप्थ बिलो दिस वन, द रेशियो ऑफ डी बाई आर। भैया सिंपल सी बात है, दोनों पे आपको लिख रखा है एच एट हाइट एच, दैट इज हाइट दे रखा है आर बाई टू, फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे वो वाला जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। एच बाई आर, वहां पे क्या एच का वैल्यू रखेंगे r/2, वो जो आ जाएगा वो कहाँ पे आएगा, किसी पॉइंट जहां पे जीवन है, वो जीवन आ जाएगा वहां से। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई बात नहीं, यहाँ पे जी नॉट के टर्म्स में सब निकाला, इट इज अगेन जीवन एट द सम डिस्टेंस। नाउ ये जो वैल्यू जीवन का जो हमने निकाल रखा है, ये जो एच की जगह r/2 रख के लाएंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे वो वाला फॉर्मूला है ना, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जी इज इक्वल टू जी नॉट 1+, ये इधर लिखने नहीं देगा, इसको लिखते हैं इधर, इधर लिखो 1+h/r का, सॉरी, अरे यार इसमें रीजन नहीं है, हाँ इसमें ये लिखेंगे जी नॉट डिवाइडेड बाई 1+h/r होल स्क्वायर। यहाँ h की जगह क्या रख देंगे, r/2, इससे एक वैल्यू आ जाएगी, ये होगा जीवन। अब इस जीवन के लिए बोल रहा है कि अब इस डेप्थ पे भी वही आ रहा है, तो फिर वहां पे ये जीवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी नॉट टाइम्स 1 - d/r, वो d निकालना होगा, या d/r का रेशियो पूछ रहा होगा, यहाँ पे d/r आ जाएगा। जीवन तो आपने निकाल लिया यहाँ से, इससे ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ h की जगह r/2 रखोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2 से r कैंसिल हो जाएगा, 1/2
+1 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, यानी 4/9 आपके पास आ जाएगा G0। यहाँ पे G1 आ गया, और यहां से G1 की जगह वैल्यू रख देंगे 4/9 G0। दिस इज इक्वल टू G0 1 - D/R। इधर लिखने नहीं देगा, तो G0 से G0 कैंसिल, आपके पास आ रहा है 1, वही वही हो जाएगा 1 - 4/9। देखिएगा आंसर 9 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 5, 5/9 आंसर आएगा। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई भी आपको मैं बोलूं गारंटी, कोई बात पे भी, किसी पे भी। अब पूछ रहा है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून द एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये उससे आएगा फॉर्मूला से। नीचे पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉक्स वेट 196 ऑन द स्प्रिंग इन द नॉर्थ, इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर क्लोज टू दिस वन। अपेरेंट वेट का क्वेश्चन है। किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इसका अपेरेंट वेट कुछ और निकल रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे अपेरेंट वेट कुछ और निकल रहा है। क्यों भैया? क्योंकि जी डैश चेंज हो रहा है। जी डैश यहाँ पे अपेरेंट वेट है, यहाँ पे देखेंगे इस थीटा पे जो लॉन्गिट्यूडनल थीटा है, यहाँ पे ये ऐसे स्पिन करता है, इस कारण से ये अर्थ स्पिन होती है, इस कारण से इसका जी डैश यानी एसिलेशन, ये आपके पास एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। जी डैश इनर्शियल फ्रेम नहीं रहता है उसमें। तो M × G डैश वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा ऐसे क्वेश्चन कोई भी उठाइएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछिएगा किससे नहीं लग रहा है। यहाँ पे पूछा द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू दैट द ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब अरे द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज 4/9। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है कि वेट, यानी यहाँ पे अर्थ पे वेट है क्या, M × G0 है मान लेते हैं, ठीक है। और वहां पे जो उसका वेट है, उनके बीच का रेशियो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ, पहले अर्थ दिया है, वहां पे उसका मानते हैं, वहां पे कितना है उसके पास सरफेस पे, वो कुछ होगा, आप मान लेते हैं G1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 9/4 दे रखा है, कितना 9/4 दे रखा है। तो यहां से आपके पास मालूम चलता है यहाँ के सरफेस पे G0 पे, और वहां के जो सरफेस है, इन दोनों का रेशियो है 9/4। यहाँ के सरफेस पे यानी कैसे निकालेंगे, तो अर्थ के वाले पे कैसे निकालते हैं, तो Gme/r²। दिस इज इक्वल टू Gm ऑन दैट प्लैनेट बाय दैट प्लैनेट का रेडियस का होल स्क्वायर। अब इन चीजों को 9/4 दे रखा है, इसी से कुछ ना कुछ सॉल्व करवाएगा। द मास ऑफ द प्लेनेट आर इन द रेशियो, अब देखिए मास ऑफ अर्थ और इसका MP का रेशियो दे रखा है, कुछ ना कुछ यही काम करवाते रहता है मैथ्स में। लेकिन सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा बोलिए जो नहीं हो रहा हो। सारे यही क्वेश्चंस रहते, कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपको बड़ा सा क्वेश्चंस आ गया, ये वाला देखो फील्ड वाला क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ से जाएगा। 4 आइडेंटिकल ये वाला क्वेश्चंस पूछ रहा है अंदर, अच्छा ये सर्कुलर ऑर्बिट वाला, ये वाला क्वेश्चन एक दो वाले जो सर्कुलर ऑर्बिट वाले थोड़े से आएंगे। ये वाले क्वेश्चन देखिए टाइम पीरियड कहाँ पे कैसे निकलेगा, अंदर में हो रहा है, तो सब कुछ वही वाला आंसर्स आते जाएंगे। देखना है ये वाला, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका T² इज इक्वल टू क्या होता है, 4π² Gm इफेक्टिव बाय R³। और वो हमेशा सर्कल पे ही नाचेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बैठ के कीजिएगा क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट मैंने सब आपको बता दिया, यही कॉन्सेप्ट को आप यहां भी लगाइएगा, यही कॉन्सेप्ट को आप यहां भी लगाइएगा, यही कॉन्सेप्ट को आप देखिए कितना आ जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट को आप कितने जगह लगाइएगा, यहां भी लगाइएगा। और भी आ रहा है क्या, यहां भी देखो, यहां भी देखो, यही बात है ना, एक सिलेंड्रिकल गैलेक्सी मेड ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है। अब यहाँ सिलेंड्रिकल दे दिया, सिलेंड्रिकल वाले में भी वही कॉन्सेप्ट होगा सर कि यहाँ पे नाच रहा है ना सर, यहाँ पे नाच रहा है ना सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे ले लेंगे, इसके अंदर जितना मास होगा वही होगा इसके लिए M इफेक्टिव। सब यही पे ट्राई कीजिएगा बैठ के, यही क्वेश्चंस पे यही लगते रहेगा, और कुछ नहीं लगेगा आपको। सारा कुछ मैंने पूरा तरीके बता दिए इसमें के, बस एक ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी उसका है, उसको कल हम करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और
कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप कोई भी देखिएगा, कोई क्वेश्चन बचना ही नहीं है। हम लोग बैठ के क्या करते रहते, बनाते तो रहते, आपको तरीके भी बैठ के बनाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तरीके बताते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 10 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं हर पेपर से, हर चैप्टर में से। वही 10 टाइप के क्वेश्चन के अलाउंग सब वही क्वेश्चन रिवॉल्व करते रहते हैं उसी के आसपास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हो गया ना बेटा सबका? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अरे देर बेटा कि तुम लोग सो गए हो। अरे बोल तो दो बेटा, ईशा बेटा, रिया बेटा, कृष्ण बेटा, ये तुम लोग सो गए हो ना? नहीं तुम सोए नहीं। रिया बेटा तुम सो गए? अच्छा रिया बेटा तुम सो गई हो? हाँ सर हम तो सो गए हैं, कल अब जागेंगे। ईशा बेटा? सर नहीं। अच्छा अच्छा तुम नहीं सोए। रिया देखो, रिया बेटा सो गई है, रिया बेटा सो गई है ये तो। अरे रिया बेटा भी हम नहीं उठी। अरे डरा मत करो बेटा, बोल दिया करो हाँ सर सो गए थे। सर नींद आ जाती है सर, क्या आपको नहीं मालूम है? नेचुरल प्रोसेस है, नींद नहीं आती है क्या? ठीक है चलो बाय बेटा, ठीक है।